तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की एक डीप डाइव लेते हैं। यहाँ के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ कुछ बोरिंग तथ्यों की तरह नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी की तरह समझेंगे ताकि हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम शुरुआत करेंगे इतिहास और राज्य गठन से, फिर देखेंगे यहाँ की जनसांख्यिकी और प्रशासन, उसके बाद सांस्कृतिक विरासत और जनजातियों पर चलेंगे, कुछ प्रमुख हस्तियों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे अर्थव्यवस्था, खनिज और उद्योग की। यकीन मानिए, चीज़ों को इस तरह अलग अलग ब्लॉक्स में बांटकर समझने से एग्जाम के लिए इन्हें याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, इतिहास और राज्य का गठन। अगर हम बिल्कुल प्राचीन काल में जाएं, तो एक बड़ा ऐतिहासिक वाकया है जब समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान कौशल नरेश महेंद्र को हराया था। फिर थोड़ा आगे आएं तो 639 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने सिरपुर और मल्हार का दौरा किया था। और फिर कई सदियों बाद आता है हमारा आधुनिक इतिहास, जब 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ और हमारे आधुनिक छत्तीसगढ़ की नींव रखी गई। इतिहास के बाद अब रुख करते हैं हमारे दूसरे अहम विषय की तरफ, जनसांख्यिकी और प्रशासन। अगर हम छत्तीसगढ़ की आबादी को देखें तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी यानी लगभग 76.66% हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों में बसता है। केवल 23.34% आबादी ही शहरी या अन्य क्षेत्रों में आती है। और सच कहूं तो यही ग्रामीण बहुलता असल में राज्य के कल्चर और इकोनॉमी की असली रीढ़ है। प्रशासन की बारीकियों को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे राज्य के गृह मंत्रालय को ही ले लीजिए। इसके अंडर पुलिस, जेल और होमगार्ड जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्सर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। इसी तरह केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों के बीच भी एक साफ तार्किक विभाजन है। उदाहरण के लिए राज्य का लोक सेवा आयोग सीधे राज्य सरकार के अधीन है। वहीं पासपोर्ट ऑफिस, कर्मचारी चयन आयोग और एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम यूरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सभी सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक और प्रशासनिक पहल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लोक सुराज अभियान। इसका प्राथमिक उद्देश्य महज कोई कागजी खानापूर्ति करना नहीं है, बल्कि इसका सीधा फोकस जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे रंग बिरंगे विषय की तरफ, सांस्कृतिक विरासत और जनजातियां। यहाँ की स्थानीय भाषा और आभूषणों का अपना एक अलग ही आकर्षण है। जैसे एक शब्द है लोरकी। छत्तीसगढ़ी में ये किसी भी सामान्य आभूषण या गहने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जनरल टर्म है। लेकिन अगर हम बनवरिया की बात करें तो वो कोई आम गहना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट पारंपरिक आभूषण है जिसे महिलाएं खास तौर पर अपनी कलाई पर पहनती हैं। यहाँ की जनजातियों और उनके रीति रिवाजों के बीच बहुत गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले से जुड़ी हुई है। और अगर हम त्योहारों की बात करें तो सिंगरी पर्व एक बेहद खास और जीवंत त्योहार है जिसे कोरवा जनजाति के लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और जब हम प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की बात कर ही रहे हैं तो रायगढ़ जिले का जिक्र तो आना ही है। यहाँ स्थित कबरा पहाड़ अपने प्राचीन शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जरा सोचिए, ये चित्र सदियों से इस क्षेत्र की अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। अब समय है हमारे चौथे खंड की ओर बढ़ने का। आइए जानते हैं उन प्रमुख हस्तियों के बारे में जिन्होंने इस राज्य की पहचान को एक नया आकार दिया। इस भूमि से कई ऐसे नाम जुड़े हैं जिनकी उपलब्धियां वाकई आपको हैरान कर देंगी। क्या आप जानते हैं कि मिनी माता, जिन्हें इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी और सम्मानित विभूति माना जाता है, उनका जन्म दरअसल असम में हुआ था। इसके अलावा रामानुज सिद्धो एक और बड़ा नाम है जिन्होंने लंदन जाकर प्रथम आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और डॉक्टर राघवेंद्र राव का गहरा नाता बिलासपुर जिले से है। इन सभी ने अपने अपने तरीके से एक अहम छाप छोड़ी है। चलिए अब आते हैं आज की चर्चा के आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, अर्थव्यवस्था, खनिज और उद्योग।
छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों की अपनी एक बहुत ही विशिष्ट आर्थिक और औद्योगिक पहचान है। जैसे बस्तर जिले को ही देख लीजिए, वो कोशा अनुसंधान केंद्र के लिए प्रमुख तौर पर जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ बलौदाबाजार जिले की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्खनन होता है, जो बड़े-बड़े निर्माण और सीमेंट उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ की इकॉनमी सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यहाँ से निकाला जाने वाला उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क यानी आयरन ओर मुख्य रूप से सीधे जापान को निर्यात किया जाता है। ये फैक्ट दिखाता है कि यहाँ की खदानें ग्लोबल मार्केट से किस तरह सीधे जुड़ी हुई हैं। इस पूरे सफर को अगर हम रायगढ़ जिले के उदाहरण से समझें तो प्राचीनता और आधुनिकता का एक गजब का बैलेंस दिखता है। एक तरफ हमारे पास प्राचीन रायगढ़ है, जो कबरा पहाड़ के उन ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए मशहूर है, और ठीक उसी जिले में हमारे पास आधुनिक रायगढ़ भी है, जहां भारत का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र जिंदल स्टील प्लांट स्थापित है। एक ही जगह पर हजारों साल पुराना इतिहास और आज का विशाल भारी उद्योग। तो आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा और इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि ज्ञान की ये खोज कभी रुकनी नहीं चाहिए।